क्या कभी आपने सोचा है जिंदगी की मकसद क्या है जब उसका अंत सिर्फ मौत ही है? क्या मायने रखती है हमारी खुशी, हमारा प्यार या हमारे रिश्ते अगर सब कुछ एक दिन खत्म ही हो जाना है? दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी दिल छू लेने वाली इमोशनल लाइफ ड्रामा की कहानी सुनाने वाला हूँ। ऑलवेज हैव एंड आई ऑलवेज विल। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी की उन अनछुए सवालों का जवाब है जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं। एक ऐसा आदमी जो मौत को गले लगाना चाहता है, एक नन्ही बच्ची जो उसे जिंदगी से प्यार करना सिखाती है। उनकी ये अनोखी ट्रिप आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और आखिर में सोचने पर मजबूर कर देंगी कि शायद जिंदगी की असली मकसद मरने से पहले बस खुलकर जीना ही है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नया मूवी एक्सप्लोरेशन में और मैं हूँ सिनेगल्प। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अभी लाइक सब्सक्राइबर कर देना क्योंकि ये कहानी हार्ट फेल कर जाएगी। कहानी की शुरुआत में कोई हमें बताता है, मेरा नाम शैंग है और मैं चाइना के एक अंडर डेवलप्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ। माँ ने एक छोटा टूटा फूटा रेस्टोरेंट छोड़ रखा है मेरे लिए, वही अब मेरी एकमात्र इनकम सोर्स है। पिछले 6 महीने से बिजनेस बिल्कुल ही थपा पड़ा है, कस्टमर तो जैसे गायब ही हो गए हैं। ऊपर से इसको ठीक करवाने में हजारों लगेंगे। डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट जरूरी है। और इस मुश्किल टाइम में जिस लड़की से मैंने शादी की थी और पूरी जिंदगी साथ बिताने का सपना देखा था, वो लीन भी छोड़कर चली गई है। सच कहूँ तो अब लाइफ की इस जंग से लड़ने की हिम्मत खत्म होती जा रही है। फिर हम देखता है कि उसकी वाइफ लीन उसे फाइनल गुड बाय का टेक्स्ट करती है। वो अब किसी और से शादी करके अपने लाइफ नए तरह से शुरू करने वाली है। ये देखकर शॉन्ग पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने शादी की तस्वीर उतार दी और अपने इकलौता साथी नींद की गोलियां ली और अनजान सफर पर निकल पड़ा। वो कहता है, आज मेरा बर्थडे है और मैंने इस दिन को अपनी डेट डे चुना है। और जैसे ही वो गोलियां खाकर अपनी लाइफ खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक एक कार आकर उसे टकरा जाती है। होश आने पर वो देखता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यहीं पर उसकी पहली बार शाओजू से मुलाकात हुई, एक काफी क्यूट प्यारी सी छोटी सी बच्ची जो उसे तुरंत अंकल कहकर बुलाने लगी, जिससे शैंग काफी इरिटेट हो रहा था। कुछ देर बाद एक नर्स शाओजू को ढूंढते हुए आई। शाओजू तुरंत बेड के नीचे छुप जाती है क्योंकि उसे दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद शैंग के एक्स वाइफ लीन हॉस्पिटल आई। वो कहती है, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, इसीलिए तुम्हें देखने आई हूँ और ये हमारी शादी के रिंग तुम्हें वापस करने आई हूँ। अब तुम्हें पैसा का जरूरत होगी, तुम इसे बेच सकते हो। फिर वो उसे बर्थडे का विश करके जाने वाली थी, तब आखिरी बार शॉन्ग ने उसका नाम पुकारा। लीन बिना मुड़कर देखे उसे बेरुखी से जवाब दिया, प्लीज मेरा नंबर अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो ताकि मुझे तुम्हारे बारे में और फोन ना आए। उसका शब्दों ने शॉन्ग को अंदर तक जख्मी कर दिया और उसकी आंखों में अनजाने में आंसू भर आए। लीन के जाने के बाद शाओजू उसके पीछे पीछे घूमने लगी और उसे बर्थडे का विश किया। शाओजू ने शॉन्ग और उसकी एक्स वाइफ के बीच की बातचीत सुन लेती। अब वो शॉन्ग की मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉन्ग को शाओजू बहुत ही परेशान करने वाला लगता है। एक पॉइंट पर शाओजू आसनों की फिसल कर गिर जाता है और उसका खाना भी जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। ये सब देखकर भी शॉन्ग बिना कुछ बोले बहुत से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिस इंसान ने उसकी कार को एक्सीडेंट किया था वो आता है और मेडिकल के सारे एक्सपेंस भरने को रेडी हो जाता है। डॉक्टर शॉन्ग को बताता है कि उसको कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है और वो आज ही घर जा सकता है, लेकिन शॉन्ग कहता है कि वो हॉस्पिटल में कुछ दिन और रहना चाहता है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। वो 2 शराब की बोतल लेकर वापस आता है, तभी उसकी नज़र उस खाने पर पड़ती है जो शाओजू ने खराब कर दिया था। तो वो उसे 2 खरीद ले आते हैं और हॉस्पिटल वापस आ जाता है। शाओजू जब उसके सामने आता है, शॉन्ग बिना कुछ बोले उसके सामने खाना बढ़ा देता है, लेकिन शाओजू ने एक खाना खुद लेता है और दूसरा शॉन्ग को खाने को बोलता है। उसके बाद शॉन्ग शराब पीने के लिए छत पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाओजू उसके पास आता है और फिर से परेशान करने लगता है, पर इस बार शॉन्ग इतना गुस्सा नहीं होता।
शराब पीते पीते वो एक वक्त पर बेहोश हो जाता है और अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द शाओजू को बताने लगता है। उसने बताया कि उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, उनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा शहर से बहुत दूर रहता है। शाओजू पूछता है कि उस औरत ने उसे ये रिंग क्यों दी। जवाब में शॉन्ग कहता है कि वो उसके जिंदगी की एक लौता प्यार थी, पर अब उसने किसी और से शादी कर लिया है, इसीलिए वो अपनी आखिरी निशानी अपने पास नहीं रखना चाहती थी। उसने बताया कि उसने स्लीपिंग पिल खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, पर उनसे पहले ही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। ये कहकर वो चिल्लाकर भगवान से पूछता है कि उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। वो कहता है कि उसे ये जिंदगी और नहीं चाहिए। ये सब सुनकर शाओजू का दिल बहुत दुखी हो जाता है। आखिर में शॉन्ग शाओजू से कहता है कि वो उसे एक सीक्रेट बताना चाहता है। वो दोबारा स्लीपिंग पिल खाकर अपनी जान खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो शाओजू को अपने बेड पर वापस जाने को कहता है और उसे वहां से भेज देते। फिर वो अपने आप को खत्म करने के लिए दोबारा स्लीपिंग पिल खा लेते हैं। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। उसे अब तक मर जाना चाहिए था, फिर भी वो अभी तक जिंदा है। कुछ समझ पाने से पहले ही शाओजू आकर कहती है, चलो हम निकलते हैं। शंख कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो पूछता है, हम कहाँ जा रहा है। शाओजू कहता है, मेरे पापा को ढूंढने। शंख गुस्से में पूछता है, मैं क्यों तुम्हारे पापा को ढूंढने जाऊंगा। तब शाओजू उसे पिछले रात का एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसमें शंख ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके पापा को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। शंख कहता है, मैं पिछली रात नशे में था, इसीलिए उस बात का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो अकेला ही अपनी कार लेकर निकल जाता है। वो एक झील के पास रुककर कार के एग्जॉस्ट पाइप में एक पाइप लगाता है और उसका दूसरा छोर कार के अंदर ले आता है। यानी उसने दम घुटने से मरने का तरीका चुना था। पर थोड़ी देर बाद ही कोई चिल्ला उठता है और वो शाओजू था। वो चुपके से कार में चढ़ गया था। ये देखकर शंख बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि शाओजू को वही छोड़कर चला जाएगा, पर शाओजू की तरफ देखकर उसका मन बदल जाता है। बेचारी लड़की अकेला हॉस्पिटल वापस नहीं जा पाएगी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करके उसके बाद जो करना है वो करेगा। उसके बाद कार में शाओजू अपने पापा की एक फोटो दिखाती है। फोटो के पीछे शेंजन शहर का एक एड्रेस लिखा हुआ था। इधर शंख चुप रहता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तब शाओजू को समझ आ जाता है कि वो उसे हॉस्पिटल वापस ले जा रहा है, इसीलिए वो कार से उतरकर भागने की कोशिश करने लगती है, पर शंख उसे पकड़ लेती है। शाओजू कहते हैं कि वो अपनी मौत से पहले कम से कम एक बार अपने पापा को देखना चाहता है। असल में उसे ब्रेन कैंसर हुआ है और कुछ ही दिनों में उसका ऑपरेशन होगा, जिसमें उसके बाँचने की संभावना कम है। यह सब सुनकर शंख हैरान रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी उम्र में किसी को ऐसी भयानक बीमारी हो सकता है। इसीलिए वो कहता है, तुम्हें अपनी माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इसके बाद शाओजू अपनी माँ को वॉइस मैसेज भेजती है। वो उन्हें बताता है कि वो अपने पापा को ढूंढने निकली है और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। उसकी माँ रिप्लाई करके कहती है, दवाई टाइम पर ले लेना। इसके मतलब है कि उन्होंने शाओजू को परमिशन दे दी है। ये सुनकर शंख शेंजन शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ शाओजू की माँ मिस यून हॉस्पिटल में आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी कोई मिल नहीं रही है। ये सुनकर वो बहुत टेंशन में आ जाता है। असल में शाओजू ने अपनी माँ को कोई वॉइस मैसेज नहीं भेजा था। उसने शंख को कन्विंस करने के लिए अपनी माँ की एक पुरानी वॉइस मैसेज सुनाया था। रात में शंख एक जगह पर अपने कार रोकता है। उन्हें यही रात गुजारनी थी। शाओजू सो चुकी थी। इधर शंख को रोड के किनारे एक कुत्ता दिखता है। वहाँ बैठकर वो अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करने लगता है, जिस दिन उसकी और लिन की शादी हुई थी। उस दिन दोनों चांद के रोशनी में बैठकर एक खूबसूरत पल बिता रहे थे। ये सब याद आने पर उसका मन उदास हो जाता है। इसीलिए वो पास के एक दुकान में शराब पीने जाता है। उस दुकान की मालकिन उसे कुछ खाना खाने को देती है। थोड़ी देर बाद कुछ कस्टमर उस मालकिन से झगड़ा करने लगता है। तब शंख उन लोगों को चुप होने को कहती है, लेकिन वो लड़का लोग उसे मारना शुरू कर देती है। इस पर वो भी उन लोगों से लड़ने लगता है, पर उन लड़कों की गिनती ज्यादा होने की वजह से वो उन पर भारी नहीं पड़ पाता। इधर शोर शराबा सुनकर शाओजू की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि कुछ लोग शंख को बहुत मार रहा है। ये देखकर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढती है, फिर उसे लेकर उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे वो चलाना नहीं आता था।
बहुत कोशिश के बाद वो चल जाता है। इसे चारों तरफ धुआं हो जाता है। इस मौका का फायदा उठाकर शांग शाओजू को अपने गोद में उठाकर एक दौर में बुआ से भाग जाता है। फिर पुलिस आकर उन गुंडों को पकड़ कर ले जाती है। इधर शाओजू शांग को देखकर रो रही थी क्योंकि वो बहुत डर गई थी। थोड़ी देर बाद जब माहौल ठंडा हुआ तब शांग शाओजू को अपनी गोद में उठाकर कार में ले आता है। बेचारी थक कर सो गई थी। अगली सुबह उन्हें एक खूबसूरत जगह पर दिखाया जाता है। जब शांग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तब शाओजू मोबाइल पर लाइव कर रही थी। असल में उनके पास पैसा नहीं थे। इस लाइव से जो पैसा आएंगे उससे वो लंच खरीद पाएंगे, लेकिन शांग को ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता है, इसीलिए उन्हें लाइव बंद करना पड़ता है। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रांको को फोन करता है। वो उसे कुछ पैसा उधार मांगता है। फ्रांको कहता है कि अगर वो उससे डायरेक्टली मिलने नहीं आएगा तो वो पैसा नहीं देगा। कोई और रास्ता ना देखकर शांग निकल जाता है। गांव के तेरे मेरे रास्ता को पार करके वो दोपहर से पहले ही वहां पहुंच जाता है। फ्रांको उसका स्वागत करने के लिए बाहर ही खड़ा था। शाओजू पूछती है, ये दुकान तुम्हारी है? फ्रांको कहता है, हाँ मेरी दुकान है, तुम्हारी जो मर्जी हो ले लो। शाओजू ज्यादा चिप्स और चॉकलेट लेने लगती है। उसके बाद वो सब दुकान के बाहर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तब शाओजू एक डायरी निकालती है। इसमें वो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी हिस्साएं लिखती थी, जैसे कि कम से कम एक बार रात को बाहर सोना जो पिछली रात पूरा हो गया। इसके अलावा टेस्टी स्ट्रीट फूड खाने का इच्छा जो आज पूरी हो गई। इधर शॉन्ग कहता है, ये सब छोड़कर जल्दी से खाना खा लो, हमें बहुत दूर जाना है। तब फ्रांको जबरदस्ती उसे दारू पिला देती है, जिसके बाद वो ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें आज यही रुकना पड़ेगा। रात को फ्रांको उनके स्कूल लाइफ के किस्से शाओजू को सुना रहा था। वो बताता है कि शांग पहले बहुत फुर्तीला था, हमेशा खुश रहता था और लोगों को मोटिवेट करता था, पर अब वही सबसे ज्यादा उदास रहता है। ये सुनकर शाओजू अगले दिन शांग को घुमाने ले जाने की प्लान बनाती है। फ्रांक को भी उससे सहमत होता है। इधर शांग को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में वो तीनों दोस्त एक साथ में थे। वो इस तस्वीर के पीछे लिख देता है कि उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया है। असल में वो ये बात फ्रांको को डायरेक्टली नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने ऐसा लिखा। इसके बाद वो बाहर आकर देखता है कि फ्रांक को दुकान का सारा सामान बेच रहा था। ये देखकर वो लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तब फ्रांक को उसे शांत करता है। असल में फ्रांक को भी गरीबी में जी रहा है क्योंकि दुकान पर कस्टमर नहीं आते, इसीलिए वो सब कुछ बेचकर अगले दिन घूमने जाएंगे और बुआ को एंजॉय करेंगे। शांग उसकी बात पर राजी नहीं होता। तब फ्रांक को उसे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है जब सब लोग उसको बुली करते थे, पर शांग ने ही उसे दोस्ती की थी और उसके हिम्मत बढ़ाने में उसकी मदद की थी। इसीलिए अब वो भी शांग का हिम्मत बढ़ाना चाहता है। अगली सुबह वो लोग शांग को जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। यहाँ शाओजू एक खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस पहनती है। ये विशेष भी उसकी डायरी में लिखा था। इधर शांग को सुपर शॉप में हीरो जैसा एक ड्रेस पहनाई जाती है। फिर वो तीनों एक अम्यूजमेंट पार्क में चला जाता है। यहाँ वो बहुत सारे राइड्स का मजा लेते हैं। इसके बाद वो पैराशूट लेकर पहाड़ से कूदकर पैराग्लाइडिंग करता है। शांग पहले ये सब सिर्फ एंजॉय करने के लिए कर रहा था, पर धीरे धीरे उसे भी इनमें मजा आने लगता है। फिर दोपहर को उनके अलग होने का टाइम हो जाता है। शाओजू का मन बहुत ही उदास हो जाता है। फ्रांको को छोड़कर जाने पर वो उसे गले लगाकर सबके लिए थैंक यू कहते हैं। इसके बाद जब शांग कार स्टार्ट कर रहा होता है तब फ्रांको उसे वो तस्वीर दिखाता है। उसने उसके पीछे लिखी हुई उस बात को देख ली थी, इसीलिए वो उसे अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला बदलने को कहता है और सब कुछ नए तरीके से शुरू करने को कहता है। पर शांग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस रोता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार रुक जाती है क्योंकि उसका इंजन गर्म होकर धुआं छोड़ने लगता है। फिर वो लोग कार को धक्का देकर आगे ले जाते हुए दिखाई देती है। इधर शाओजू पीछे से कार को धक्का दे रही होती है, लेकिन उसके धक्के से कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसे ही जैसे तैसे वो लोग कार को धक्का देकर शहर तक ले आते हैं। उसके बाद एक जगह बैठकर वो दोनों नूडल्स खा रहे थे। उधर कार अपने आप ही पीछे की तरफ जाने लगी। वह एक लड़की खड़ी थी। गाड़ी की टक्कर से उसके पैर में काफी चोट लगती है।
उस लड़की का नाम जीन है। 20 मिनट में उसकी एक मीटिंग थी, इसीलिए वो शंग पर बहुत गुस्सा करती है और उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचाने के लिए कहती है। शंग उसे लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इतने में जिन का बॉयफ्रेंड उसे फोन करके कहता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि जिन काम में बहुत बिजी रहती थी, इसीलिए दोनों की मुलाकात बहुत ही कम होती थी। ऐसे रिश्ते को चलाना नामुमकिन है। यह सुनकर जिन हैरान रह जाती है। फिर वो शंग से कार घुमाने को कहती है। आज ही वो अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्टली मिलेगी। शंग पहले जाने से मना करता है, पर जब जिन उसे पुलिस का डर दिखाती है तो वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग जिन के बॉयफ्रेंड का अपार्टमेंट पहुंच जाता है। जिन को वह पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअल एक नए लड़की को डेट कर रहा था, इसीलिए उसने ब्रेकअप किया है। वैसे भी उसने जिन को कई बार ये बात बताने की कोशिश की थी, पर हिम्मत नहीं कर पाया। इसके अलावा जिन काम के प्रेशर की वजह से उससे ठीक से बात नहीं कर पाती थी। ये सब सुनकर जिन उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर खुद को कंट्रोल करके वापस आ जाता है। इसके बाद जिन एक विशाल झील के किनारे के पास उदास होकर बैठकर दिखाई देती है और शंग और शाओजू कार से उसी को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब जिन झील की तरफ चलने लगते हैं, तब शाओजू सोचते हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। शंग उसे बचाने के लिए दौड़कर पानी में कूद जाता है, पर वो खुद ही तैरना नहीं जानता। जिन उसे पानी से बाहर निकालती है। जिन पूछती है, जब तैरने नहीं आता तो पानी में कूदा क्यों? शंग झिझकती है और कुछ कहने ही वाला होता है, पर जिन कहते हैं कि वो सुसाइड करने नहीं बल्कि बस अपना दिमाग शांत करने के लिए पानी में गई थी। उसके बाद जिन शंग के साथ अपने दुख दर्द शेयर करती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बॉयफ्रेंड अचानक ऐसा फैसला ले लेगा, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। पर उसने सोचा कि इस दुख में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है। ऑफिस से फोन आते ही वो फिर से हंस कर बातें करने लगता है। फिर वो जोर से चिल्लाकर खुद को मोटिवेट करती है। जिनको इतनी जल्दी नॉर्मल होते हुए देखकर शंग बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद जिन उन दोनों से अलविदा लेती है। जाने से पहले वो शंग से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा इंसान हो, पर लगता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, इसीलिए बेमतलब की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। और वो सोचता है कि शंग शायद शाओजू की पापा है, इसीलिए शाओजू से कहते अपने पापा का ख्याल रखना और तुम्हारी यात्रा शुभ हो। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में शाओजू एक वीडियो देखकर बहुत हंस रही थी। असल में जिन को अलविदा कहने के बाद वो दोनों फिर से जिन के बॉयफ्रेंड के पास गए थे। शाओजू ने उसकी वीडियो बना ली थी। शंग ने उस लड़के को एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसने जिन जैसे एक अच्छी लड़की को दुख दिया है। वो इसी वीडियो को देखकर हंस रही थी। या उसकी एक और अच्छा पूरी होती है, यानी किसी की मदद करना। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। फ्रैंको ने उसे काफी सारा पैसा दिए थे, इसीलिए खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। यह भी शाओजू शंग के साथ बहुत मस्ती करती है, लेकिन शंग इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है, बल्कि वो भी शाओजू के साथ मजाक करता है। ऐसे ही सफर करते करते वो दोनों एक पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाता है। उस खूबसूरत नज़ारे और दिल को लुभाने वाले माहौल में वो मस्ती और खेलकूद के एक बेहतरीन समय बिताता है। जहाँ तक नजर जाता है वहाँ तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और पहाड़ों के बीच में एक तेरे मेरे रास्ते। शाओजू कहते, इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी बढ़िया है। इसके बाद सफर के दौरान वो एक जगह छाया में बैठकर आराम कर रहे थे। शाओजू उस तस्वीर को देखकर पूछते, तुम्हारे तीसरे दोस्त का नाम क्या है? शंग बताता है उसका नाम लिशु है, वो हम तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। इधर शाओजू थोड़ी देर कहानी सुनने के बाद सो जाती है। शंग उसे चादर ओढ़ने जाता है, तब उसकी छोटी सी डायरी उसे दिखाई देती है। बाहर बैठकर वो उसके पन्ने पलटाना शुरू करता है। शाओजू के हाथों से बने कुछ अजीब ड्राइंग और स्टिकर देखकर वो अकेला ही हंसने लगता है। एक पन्ना पर लिखा था, मेरा नाम शाओजू है, ये मेरी विशेष बुक है जिसमें मैं अपनी इच्छाएं लिखती हूँ। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। माँ कहती है कि पापा हमें छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए हैं। यह शंग को समझ आता है कि शाओजू के पापा बहुत पहले ही मर चुके हैं, और इतने दिनों से शाओजू से झूठ बोल रही थी कि उसके पापा शेंजन शहर में रहे थे। ये सब सोचकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे नींद से उठाकर उसके पापा के बारे में पूछता है। शंग कहते हैं, अभी अपनी माँ को फोन करो, मैं उससे बात करूंगा। शाओजू कहते हैं कि वो फोन नहीं कर सकती क्योंकि उसके फोन में सिम कार्ड ही नहीं है।
उस दिन उसने संग को अपने माँ का एक पुराना वॉइस मैसेज सुनाया था ताकि वो संग के साथ घूमने जा सके। ये सब सुनकर संग उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि वो उसे हॉस्पिटल वापस छोड़ाएंगे। इसीलिए वो उसे बस स्टेशन ले आता है। यहाँ फ्री वाईफाई था। उसके यूज करके शाओजू अपनी माँ को बताती है कि वो हॉस्पिटल वापस आ रही है। फिर संग उसे बस में बिठा कर कहता है हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ को और परेशान मत करना। शाओजू बहुत सैड होकर बाहर की तरफ देख रही थी। संग ड्राइवर से कहता है पीछे बैठी छोटी लड़की का ख्याल रखना और उसे सही जगह पर उतर देना, याद रखना। उसके उतरते ही बात चल पड़ती है। तब उसे शाओजू के साथ बिताया हुआ खूबसूरत पल याद आने लगती है। जब शाओजू पहली बार हॉस्पिटल वापस नहीं जाना चाहती थी और अपने पापा को ढूंढने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी, तभी बस के खिड़की खोलकर शाओजू सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आना। उसी वक्त हवाओं की वजह से शाओजू की नकली बाल उड़ जाते हैं। ये देखकर संग बस रोकने के लिए दौड़ लगाता है। आखिर में बस रुकती है। शाओजू उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में ब्रेन कैंसर हुआ है। ये सुनकर संग शाओजू के आंखों के आंसू पोंछ देती है। उसके बाद बारिश में भीगी हुई उस शाम में वो दोनों रोड के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। शाओजू कहती है जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरा पापा की मौत हो गई थी। मैं असल में दुनिया की खूबसूरती और विशालता का मजा लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने पापा से मिलने का झूठ बोलकर घूमने निकली थी। शायद ऑपरेशन के बाद मुझे ये मौका ना मिले। मैं ऑपरेशन से नहीं डरती, बस ये सोचती हूँ कि अगर मुझे भी पापा की तरह ये दुनिया छोड़नी पड़ी तो माँ अकेला कैसे रहेंगी, वो बहुत मुझे याद करेगी। संग हैरानी से उस छोटी लड़की की बातों को सुनता रहता है। उसके बाद शाम हो जाती है। वो लोग रात बिताने के लिए रोड के बगल में एक टेंट लगाता है। जब शाओजू सो जाती है तब संग अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसकी माँ बीमार थी तब वो चुप ही रहती थी। वो खुद से कुछ नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के बाद भी नहीं बता पाती थी। ये सब संग की वाइफ लिन दिखती थी। एक दिन डॉक्टर बताया कि उसकी माँ को एल्जाइमर है, यानी भूल जाने की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए उनका हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। दिखाया जाता है कि लिन उनके रेस्टोरेंट चलाने में भी उसकी मदद करती थी। लेकिन ऐसे और कितने दिन। एक दिन लिन की सहनशक्तियाँ हाथ पार हो जाती है और एक दिन वो संग से डिवोर्स मांग लेती है। ये कहकर वो उससे छोड़कर चली जाती है। ये सब सोचकर संग रो रहा था। वो खुद को उस दिन की जगह पर इमेजिन करता है जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। वो अपनी माँ को कार में बैठाकर रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदने बाजार गया था। इधर उसकी माँ कार से उतरकर एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है। जब वो बाजार से वापस आता है तब वो देखता है कि उसकी माँ की लाश को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, यानी उसकी माँ छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से वो अपनी माँ की मौत का ब्लेम खुद को देता था और डिप्रेशन में चला गया। एक टाइम पर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। ये सब यादें याद करके संग चुपचाप रो रहा था। तब शाओजू आकर कहती है उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। संग उसके सर को छूकर देखता है, उसे बहुत तेज बुखार है। ये देखकर वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो उसे गोद में उठाकर इमरजेंसी रूम में ले जाता है। उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। इधर पुलिस आकर संग को अरेस्ट कर लेती है। थाने में वो दिन रात सिर्फ शाओजू के बारे में सोचता रहा। असल में शाओजू के माँ उसके खिलाफ किडनैपिंग के केस दर्ज कराया था, लेकिन शाओजू के रिक्वेस्ट पर वो केस वापस लेती है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ से कहाँ जाना है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस बिना किसी डेस्टिनेशन के आगे बढ़ता जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी कार बहुत खाली खाली लग रहा है। उसे शाओजू की बहुत याद आ रही थी, जो पूरे दिन उसे अंकल अंकल बुलाकर परेशान करते रहती थी और बिना मतलब की बातें करते रहती थी। पर अब उसे लगता है कि वो वक्त बहुत बेहतर था। अब उसे ये सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा। इतने में फ्रैंको का फोन आता है और वो बताता है कि आज उनके दोस्त लिशु का डेट एनिवर्सरी है। ये सुनकर वो लिशु के घर चला जाता है। मरने से पहले लिशु एक खत लिख कर गया था जिसमें लिखा था, मेरी जिंदगी में कोई अफसोस नहीं है। जिंदगी बहुत कीमती और बहुत छोटी है। जब जिंदगी बार बार हमें दुखी करे तो
कभी कभी बिना वजह के सफर पर निकल जाना चाहिए। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। दोस्त के इन आखिरी शब्दों सुनकर शंख को प्रेरणा मिलती है। वो रोड पर लोगों की छोटी छोटी बातों पर गौर करता है। हर इंसान जिंदगी की जंग लड़ रहा है, उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी। सभी किसी न किसी उम्मीद में जिंदा है। आखिर में वो फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगा। वो उन्हीं तेरे मेरे पहाड़ी रास्तों से वापस अपने शहर, अपने घर लौटाता है। उसका कुत्ता अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। कुत्ते उसे जंगल में ले जाता है। वो देखता है कि उसके कुत्ते के 2 छोटे बच्चों का जन्म हुआ है। अगले सुबह संग घर की साफ सफाई करता है और नए तरीका से सब कुछ ठीक करने लगता है। तब शावजू के माँ फोन पे बताता है कि शावजू उसे मिलना चाहती है। ये सुनकर संग जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। वो देखता है कि शावजू अपनी माँ के साथ बैठी हुई है। दवाइयाँ लेने के बाद भी उसके सर के दर्द कम नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका ऑपरेशन होगा। शावजू उसके साथ एक बात शेयर करती है। इस रूम में उसकी तरह ही ब्रेन कैंसर से पीड़ित एक और लड़की रहती थी। वो एक म्यूजिशियन थी। वो दोनों दिन भर साथ में बैठकर गाने सुनती थी। जिस दिन उस लड़के की सर्जरी होनी थी, उससे एक दिन पहले उसने अपनी ईयरफोन शावजू को दे दिया। उस दिन उस लड़की ने कहा था कि अगर मैं सर्जरी के बाद वापस आ पाई तो हम दोनों मिलकर एक कॉन्सर्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मत से वो लड़की ऑपरेशन के बाद वापस नहीं आई। अब शावजू सॉन्ग से भी यही बात कहती है। अगर उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो सॉन्ग को उसे लेकर कॉन्सर्ट में जाना होगा। संग उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कॉन्सर्ट में जरूर ले जाएगा। रात को शावजू की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है। वो प्रेजेंट हालत को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद डॉक्टर शावजू की माँ को बताता है कि उनकी बेटी को जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर बताता है कि उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। ऐसा सुनकर वो टूट जाता है, पर यही उनके आखिरी ऑप्शन था, इसीलिए वो सर्जरी के लिए परमिशन दे देता है। कुछ दिन बाद शंख सोशल मीडिया पर लाइव आकर कुछ कह रहा होता है। यह वो अपनी जिंदगी की कहानी सबके साथ शेयर करता है। वो कहता है, मेरी जिंदगी में जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर अचानक ही मेरी मुलाकात एक छोटी सी परी के साथ हो गई जिसका नाम शावजू था। वो एक 9 साल की लड़की थी, जबकि उसे ब्रेन कैंसर था। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने मुझे नए तरह से जीना सिखाया। उसने मुझे जिंदगी की असली मतलब समझाया। वो शावजू को दिल से थैंक्स कहता है और रोने लगता है। उसकी बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। यह फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। शावजू ऑपरेशन में जाने से पहले संग उसे मिलने आता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल की छत पर ले जाता है। उस ठंडी रात में हर तरफ बर्फ छा गई थी। अचानक शावजू देखता है कि संग ने एक छोटा सा कॉन्सर्ट अरेंज किया है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और संग को थैंक यू कहती है। यह वो इमेजिन करती है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है और वो दोनों संग के उस पुरानी कार में आसमान में उड़ रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग ही थी, क्योंकि अगले दिन उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। शावजू ऑपरेशन थिएटर से कभी वापस नहीं आई। वो हमेशा के लिए अपने पापा के पास चली गई। 2 साल बीत चुके थे। अब उसे ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। संग अपने रेस्टोरेंट के लिए बाजार जाता है। धूप से चमकती गलियों में लोगों की भीड़ को देखकर उसे जीने की तसल्ली मिलती है। उसका कुत्ता अभी भी जिंदा है। संग ऑनलाइन पर अलग अलग रेसिपी देखता है और उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बनाता है। खाने में इस नए तरीके और अपनी माँ की कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करके वो सबका दिल जीत लेता है। अब उसका पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है। हर तरफ खाने के ऑर्डर और लोगों की आवाज से उसका रेस्टोरेंट गूंजता रहता है। उसने अपने रेस्टोरेंट का नाम उस प्यारी लड़की शावजू के नाम पर रखा है, क्योंकि एक दिन शावजू ने उसे कहा था, आपको अपना रेस्टोरेंट फिर से शुरू करना चाहिए। इससे आपका मन अच्छा रहेगा और आप बहुत पैसा भी कमा पाओगे। संग ने उसकी बात मान ली थी। एक शाम जब वो कार निकल रहा था, तब कार के नीचे एक पत्थर आता है। इसे कार हिल जाता है और उसकी स्लीपिंग पिल की बोतल बाहर निकल आती है।
जिसे यीशु ने कार में छुपा दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिस दिन शॉन्ग ने नशे में शाओजू को कहा था कि वो स्लीपिंग पिल खाकर अपनी जान दे देगा, तब शाओजू ने उस बोतल को एक नॉर्मल दवाई से बदल दिया था जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। फिर शाओजू एक बेड लाता है, वो मुश्किल से शॉन्ग को बेड पर उठाती है। इसके बाद वो खुद ही स्ट्रक्चर को धक्का देकर उसे हॉस्पिटल के रूम तक ले आती है। अगर उस दिन शाओजू ने वो दवाई नहीं बदली होती तो शायद शॉन्ग उसी दिन मर जाता। ये सब समझकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। शाओजू ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बचाई बल्कि उसे नए तरह से जीना भी सिखाया। इसके बाद वो फूल लेकर शाओदी की समाधि पर जाता है। शाओजू ने अपनी डायरी की आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंकल आपको बहुत साल तक जिंदा रहना होगा। एक दिन जब वो पहाड़ों पर शाम का मजा ले रहे थे तब शाओजू ने उसे कहा था, अंकल मैं आपको एक नए नाम से बुलाना चाहती हूँ। बहुत इच्छा होने के बाद भी वो नाम कभी ले नहीं पाई और वो नाम था पापा। और एक कहानी यही तक। तो चलिए मिलते आपसे और एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टिल देन कीप लविंग।